Hello and welcome to my channel Ek Bihari UPSC. Today we are going to continue our discussion on the chapter The Decline of Mughal Empire. Decline of Mughal Empire जिसके बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ चुका है, इसी को हम लोग आगे इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। पहले एक बार समझ लेते हैं कि पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या देखा था। लेट अस हैव अ क्विक रिकैप ऑफ वॉट एवर वी लर्नड इन पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि कहानी 1707 से शुरू हो रहा है और 1707 वो समय है जब औरंगज़ेब का डेथ हुआ और औरंगज़ेब के डेथ के बाद उसके तीनों बेटे आपस में गद्दी के लिए लड़ना शुरू किया और इनमें से जो जीतकर विजयी होकर गद्दी पर बैठा उसका नाम था बहादुर शाह, जो कि उस समय 65 साल का था। एनसीईआरटी डिफाइन कर रहा है कि बहादुर शाह वॉज अ वेरी लर्न्ड डिग्निफाइड एंड एबल पर्सन, बहुत पढ़ा लिखा बुद्धिमान और काबिल इंसान था बहादुर शाह। बहादुर शाह गद्दी पर आने के साथ ही सबसे पहला डिसीजन लेता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ और कॉन्सिलिएशन के पॉलिसी को फॉलो करेगा। डैट इज़ ही डिसाइडेड टू कॉन्सिलिएट हिज एनिमीज एंड टू इस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर टेरिटरीज एंड अदर किंग्स। अब इस सिचुएशन को हम लोग एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के मदद से भी समझ सकते हैं कि बहादुर शाह ने ऐसा डिसीजन गद्दी पर बैठने के बाद क्यों किया। सपोज मान लो कि देयर इज़ अ पर्सन नेम्ड बहादुर और अभी अभी उसके पिता की मृत्यु होने के बाद बहादुर जो है अपने घर का सबसे बड़ा बेटा होने के कारण घर के मुखिया के रूप में उभर कर आया है और घर के सारे डिसीजंस को लेना उसने अभी शुरू किया है। उसके पिताजी जो है पिछले 27 साल से किसी एक व्यक्ति के साथ, मान लो किसी इंडिविजुअल के साथ पिछले 27 साल से कोर्ट केस में उलझे हुए हैं। एक ज़मीन का केस है जिसको वो पिछले 27 साल से लड़े आ रहे हैं और उस केस का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। केस इनकंक्लूसिव रहा है, डेट पर डेट, तारीख पर तारीख बस पड़े जा रहा है और उस केस का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। केस लड़ते लड़ते पिताजी के चप्पल घिस गए। मान लो कि उनके अकाउंट में जो भी पैसा था आधा पैसा ख़त्म हो गया। मान लो 10 करोड़ रुपए था, अच्छे फैमिली से था मान लो बहादुर, उसके अकाउंट में सेविंग्स अकाउंट में उन लोगों के 10 करोड़ रुपए थे और 10 करोड़ में से 5 करोड़ रुपए केस के चक्कर में और वगैरह वगैरह कोर्ट में खर्चा, वकीलों का खर्चा वगैरह वगैरह में 5 करोड़ रुपए खर्च हो गए सिर्फ और सिर्फ इस ज़मीन के केस के चक्कर में। अब बहादुर शाह अपने घर का मुखिया बना है। बहादुर डिसाइड करता है कि अब हमको केस वेस नहीं लड़ना है। पिताजी 27 साल से केस लड़े और केस लड़ने का कोई नतीजा नहीं निकला। जो सेविंग्स अकाउंट में पैसा था वो भी पैसा ख़त्म होता जा रहा है। इसके चक्कर में पिताजी अपने बेटों के पढ़ाई लिखाई वगैरह पे भी ध्यान नहीं दिए। अब हमको किसी के साथ दुश्मनी नहीं करना है और सेटलमेंट कर लेना है, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है। मुग़ल एम्परर बहादुर शाह के साथ भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन था। औरंगज़ेब जो कि पिछले 27 साल से मराठास के साथ बैटल में इंगेज था, वो इन बैटल्स को किसी अंजाम पर पहुंचाने में, किसी कंक्लूजन तक ले जाने में कामयाब नहीं हो पाया था और इस चक्कर में अपने ट्रेजरी का बहुत सारा पैसा इन बैटल्स के ऊपर खर्च कर चुका था। पिछले 27 साल से औरंगज़ेब इन बैटल्स के कारण, मराठास के साथ जो बैटल्स हो रहे थे उनके कारण पिछले 27 साल से औरंगज़ेब डेक्कन में ही था। डेक्कन से वापस नॉर्थ इंडिया की तरफ आया भी नहीं था। उसका डेथ भी जो हुआ बीमारी के कारण और बूढ़े एज के कारण डेक्कन में ही हुआ। अगर हम लोग देखेंगे कि औरंगज़ेब का मकबरा कहाँ है, टॉम्ब कहाँ है, तो वो भी आज के टाइम पर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में औरंगज़ेब का मकबरा बना हुआ है। यानी कि मराठास के साथ युद्ध लड़ने के चक्कर में औरंगज़ेब किसी कंक्लूज़न पर नहीं पहुंच पाया। अपने खजाने के बहुत सारे पैसों को खर्च कर दिया, ट्रेजरी के बहुत सारे पैसों को लुटा दिया इन बैटल्स में और लास्ट में जाकर वहीं पर उसका डेथ भी हो गया। इस सिचुएशन में उसका बेटा बहादुर शाह गद्दी पर बैठ रहा है और वो डिसाइड करता है कि अब हमको इन बैटल्स को कंटिन्यू नहीं करना है, अब हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। सो वी लर्न दैट बहादुर शाह अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ एंड कॉन्सिलिएशन। जैसे ही वो थ्रोन पर बैठा, गद्दी पर बैठा, वो औरंगज़ेब के नैरो माइंडेड पॉलिसीज़ को रिवर्स करना शुरू कर दिया। राजपूत्स के साथ हमने देखा कि उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया, एक सेटलमेंट पर आया राजपूत्स के साथ। फिर हम लोगों ने देखा कि मराठास के साथ भी उसने हाफ हार्टेड कॉन्सिलिएशन के पॉलिसी को अडॉप्ट किया। अब यहाँ पर हम लोग हाफ हार्टेड कॉन्सिलिएशन क्यों बोल रहे हैं, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कॉन्सिलिएशन यानी कि फ्रेंडली रिलेशंस रीस्टोर करने का कोशिश करना और हाफ हार्टेडली करना यानी कि पूरे दिल से ना करना। फॉर एग्जांपल तो मान लो कि अभी जो हम लोगों ने बहादुर शाह, जो कि एक रियल टाइम एग्जांपल लिया था, जो कि एक फैमिली का मुखिया बनकर उभरा था, उसने डिसाइड किया कि वो अपने पिताजी के केस को कंटिन्यू नहीं करेगा और जो दूसरा पक्ष है, दूसरा पार्टी है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा।
अब मान लो बहादुर शाह ने क्या किया होगा, बहादुर शाह ने दूसरे पार्टी को चाय पानी के लिए, नाश्ते के लिए अपने घर पर इनवाइट किया ताकि वहाँ पर वो लोग आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर सके, बातचीत करके समस्या को सुलझा सके। इसके लिए उसने अपोजिट पार्टी को यहाँ पर अपने घर पर बुलाया चाय पानी के लिए, नाश्ते के लिए। हालांकि उसके मन में ऐसा करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं था। ये वही दूसरा पक्ष है, जिसके साथ उसके पिताजी केस लड़ते लड़ते गुजर गए। 27 सालों तक उसके पिताजी केस लड़ते रहे और कितना पैसा लुटा दिया और लास्ट में गुजर गए। उसी दूसरे पक्ष को उसको अपने घर पर बुलाना है, चाय पानी पिलाना है, तो वो ये काम बिल्कुल भी अपने दिल से नहीं कर रहा होगा। हालांकि उसको ये फील हुआ कि ये बेटर डिसीजन होगा कि वो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, इसलिए उसने अधूरे मन से उनको घर पर बुलाया, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोशिश किया। सिमिलरली बहादुर शाह ने भी मराठास के साथ हाफ हार्टेड कॉन्सिलिएशन के पॉलिसी को अडॉप्ट किया। फिर हमने देखा कि इस कॉम्प्रोमाइज़ के टर्म्स क्या क्या थे। तो हम लोगों ने देखा कि मराठास का डिमांड था कि उन लोगों को डेक्कन एरिया का सरदेशमुखी और चौथ दे दिया जाए। सरदेशमुखी और चौथ क्या है, इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले पार्ट में बात कर लिया था। मराठास ने डिमांड किया कि सरदेशमुखी और चौथ दे दिया जाए। हालांकि क्योंकि बहादुर शाह इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, तो कॉम्प्रोमाइज़ में दूसरे पक्ष के बातों को सुना जाता है और कुछ बातों को माना जाता है। कुछ बात पहला पक्ष मानेगा, कुछ बात दूसरा पक्ष मानेगा। अगर बहादुर शाह सारे बातों को मान लेगा दूसरे पक्ष के, तो इससे ये मैसेज जाएगा कि बहादुर शाह ने मराठास के सामने घुटने टेक दिए। सो ही वॉज नॉट प्लानिंग टू गिव सच एन इमेज इन फ्रंट ऑफ हिज एम्पायर. So he decided to arrive at a settlement, and according to this settlement he granted Sardeshmukhi of the Deccan region to the Marathas. However, he denied to grant Chauth of the same region to them. फिर हमने देखा शाहू के बारे में। शाहू जो कि छत्रपति शिवाजी का पोता था, ग्रैंडसन था। तो शाहू को उसने मराठास के किंग के रूप में रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया, जिसके कारण शाहू के और ताराबाई के बीच में सिविल वॉर हो गया अपना अपना सुपरमेसी एम्पायर के ऊपर एस्टैब्लिश करने के लिए, जो कि एक और कारण बना मराठास और मुगल्स के बीच में कंप्लीट पीस ना एस्टैब्लिश होने का। तो यहाँ तक हम लोगों ने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। उसको और बेटर तरीके से हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ दोबारा से समझ भी लिया। अब हम लोग आगे देखेंगे कि स्टोरी में आगे क्या क्या हुआ। तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि जिस तरीके ने बहादुर शाह ने मराठास के साथ, राजपूत के साथ सेटलमेंट किया, उसी तरीके से बहादुर शाह अपने बाकी एनिमीज़ के साथ या फिर बाकी जो भी समस्याएं उसके सामने उस समय जो थी, उसको उसने कॉम्प्रोमाइज़ और कॉन्सिलिएशन की नीति के मदद से सुलझाने का कोशिश किया। तो इसी कॉम्प्रोमाइज़ और कॉन्सिलिएशन के नीति के तहत, अकॉर्डिंग टू दिस policy of compromise and conciliation, Bahadur Shah decided that he will also conciliate the rebellious Sikhs. यानी कि सिख्स जो इस मुगल एम्पायर के सामने चुनौती की तरह उभर रहे थे, they were revolting against the Mughal Empire. So Bahadur Shah decided that he will conciliate them by making peace with Guru Gobind Singh. And how he will make peace with Guru Gobind Singh? He will attract him, or he will try to conciliate him by offering him higher mansab. We already discussed what is mansab in a separate video, you can watch it. So he tried to conciliate Guru Gobind Singh by offering him higher mansab. However, after the death of the Guru, the Sikhs again started revolting under the leadership of a man called Banda Bahadur. So this time Bahadur Shah thought that this time he should take some strong measures against the rebellious Sikhs, as the policy of conciliation was not very successful in this case. So he led a campaign against the rebels. He controlled the territory between Satluj and Jamuna. He tried to suppress the revolt. However, he was not completely successful in his endeavor. However, he managed to establish good relations with the Bundela chief, who remained a loyal feudatory of the Mughal Empire, and also the Jat chief, whose name was Churaman, and the Bundela chief Chhatrisal. And both of them joined hands with the Marathas to lead a campaign against Banda Bahadur, who was leading the revolt of Sikhs. So we understood that as soon as Bahadur Shah came to the throne, he adopted the policy of compromise and conciliation. His policy was quite successful in the case of Rajputs, but his policy was not very successful in the case of Marathas.
Similarly, his policy was also not very successful in the case of Sikhs. However, he managed to conciliate the Bundelas and the Jats. So this was all about the policies of बहादुर शाह. फिर हमने देखा कि क्योंकि औरंगज़ेब बहुत समय तक मराठास के साथ बैटल में एंगेज्ड था, जिसके कारण एम्पायर के ट्रेजरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा था और साथ ही साथ एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन भी वीक हुआ था, क्योंकि राजा 27 साल से डेक्कन में बैठा हुआ था और युद्ध में बिजी था, एंगेज था, और जिसके कारण वो बाकी एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, लोगों के ऊपर नज़र नहीं रख पाया, उनके ऊपर कंट्रोल उतनी अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश नहीं रख पाया, जिसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर हुआ. हालांकि बहादुर शाह भी इस एडमिनिस्ट्रेशन में डिटोरिएशन को कंट्रोल नहीं कर पाया. बहादुर शाह के राइन के दौरान भी, बहादुर शाह के शासन के दौरान भी एडमिनिस्ट्रेशन का कंडीशन बिगड़ता गया. फिनेंशियली भी एम्पायर पहले से कमज़ोर होता गया बहादुर शाह के राइन के दौरान, क्योंकि बहादुर शाह रेकलेसली जागीर्स अपने चहेते लोगों में बांटता रहता था और रेकलेसली प्रमोशन देता रहता था लोगों को. और साथ ही साथ रॉयल ट्रेजरी में 1707 में जो 13 करोड़ रुपया बचा हुआ था, वो भी बहादुर शाह के राइन के दौरान तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा था. बहादुर शाह लेकिन काफ़ी ज़्यादा एबल और अच्छा शासक था. ही कुड हैव रिवाइव द एम्पायर, बट बिफोर ही कुड डू सो बहादुर शाह डाइड. और इसी के साथ 1712 में बहादुर शाह वन का डेथ हो गया, जिसके कारण एम्पायर दोबारा से सिविल वॉर की ओर चला गया. Many of you must be wondering that what is this word called civil war. So civil war was a situation which used to arise when generally a king died and there emerged an uncertainty or disagreement about who should succeed to the throne. In such a situation, there usually had power struggle and violence among the competing claimants of the throne, and this situation is called as a civil war. This means that civil war was a situation which arised after the death of a king, जो कि किंग के डेथ के बाद अराइज होता था, which used to be arised after the death of a king due to uncertainty or disagreement about who should be succeeding to the throne after the king, and which often led to power struggle and violence among the competing parties. इसी के साथ साथ मुग़ल पॉलिटिक्स में एक न्यू एलिमेंट इमर्ज होता है. अब हम समझेंगे कि ये न्यू एलिमेंट आखिर क्या था. इसके पहले कभी भी मुग़ल एम्पायर में अगर सिविल वॉर होता था, थ्रोन के लिए वॉर होता था, पावर के लिए, तो ये कंटेस्ट जो होता था जनरली रॉयल प्रिंसेस के बीच में ही हुआ करता था. अभी के पहले, इस समय के पहले का हम लोग बात कर रहे हैं, 1712 के पहले जो वॉर्स ऑफ सक्सेशन होते थे वो रॉयल प्रिंसेस के बीच में होते थे, और जो नोबल्स होते थे वो उनको सिर्फ और सिर्फ एड किया करते थे. जो एस्पिरेंट्स थे पावर के लिए, जो कंटेस्ट कर रहे थे, उनको एड किया करते थे नोबल्स, ताकि वो थ्रोन तक पहुंच सके. और वो ऐसा एक्सपेक्ट करते थे नोबल कि इस एड के बदले में राजा जब वो कंटेस्टेंट बनेगा तो वो उनको कुछ फेवर करेगा. बट 1712 के बाद ये सिचुएशन बिल्कुल पलट गया. अब क्या हो रहा है कि अब जो नोबल्स है वो डायरेक्ट कंटेंडर्स बन गए हैं पावर के लिए. दे आर फाइटिंग फॉर पावर एंड दे आर यूजिंग प्रिंसेस एज मेयर पॉन्स. सिर्फ प्यादे की तरह वो प्रिंस को यूज़ कर रहे हैं ताकि वो मुग़ल थ्रोन को कैप्चर कर सके. यानी कि मुग़ल थ्रोन पर वो जिसको बैठा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक प्यादा है. असल पावर अब किसके हाथ में है? नोबल्स के हाथ में आ रहा है. तो देयर वॉज अ न्यू एलिमेंट विच एंटर्ड इन मुग़ल पॉलिटिक्स आफ्टर दिस टाइम. अब ऐसा हुआ क्यों, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं. मान लो सेम वही सिचुएशन जो इसके पहले जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, जिसमें एक बेटा था बहादुर अपने घर का मुखिया बना है, क्योंकि उसके पिता का अभी कुछ समय पहले ही देहांत हो गया, डेथ हो गया, जिसके बाद वो घर का मुखिया बना. और पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि मुखिया बनने के बाद उसने डिसीजन लिया कि आई विल फॉलो द पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड कॉन्सिलिएशन. दिस मीन्स दैट ही डिसाइडेड दैट आई डू नॉट वांट टू फाइट केस विच माय फादर fought for a long period of 27 years. I will arrive at a settlement with a competing party. But अब मान लो कि अब मुखिया के तौर पर बहादुर नहीं बैठ रहा है. There is a new person whose name is जहांदर. जहांदर गद्दी पर बैठने के बाद बोलता है कि हमको कोई मतलब नहीं है केस वेस से, पिताजी ने जो भी केस किया
वो किया, वो चलता रहेगा। वो अपना किसी मैनेजर को या कुछ, क्योंकि हमने देखा कि वो एक अच्छे फैमिली से था, उनके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए थे, तो उसने किसी पर्सन को अपॉइंट कर दिया कि भाई तुम केस देखते रहो, लड़ते रहो, डेट पे डेट लेते रहो, हमको ये सबसे कोई मतलब नहीं है, हमको नहीं समझना ये सब। हमको तो भाई अकाउंट में जो पैसा बचा है उससे हमको खरीदना है फॉर्च्यूनर, खरीदना है थार, और निकालना है रोड पे काफिला और घूमना है भाई, पैसा उड़ाना है। ये सब से हमको कोई मतलब नहीं है। यानी कि एक वीक पर्सनालिटी का आदमी अब घर के गद्दी के ऊपर बैठ गया और उसने मेन जो मैटर्स थे, जो प्रॉब्लम्स थे घर के, उसको किसी एक पर्सन को सौंप दिया कि भाई तुम देखते रहो। यानी कि वो बस एक प्यादा जैसा रह गया। अब जिसको उसने सौंपा था काम कि भाई तुम केस देखते रहना, वो केस के सारे कामों को संभालेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा बस वो ला के जहाँ अंदर से साइन करवाएगा कि साइन कर दो यहाँ पे, और इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा दे दो, और बाकी सारा काम वो देखेगा। यानी कि जहाँ अंदर बस एक प्यादा है, वो गद्दी पर बैठा है, नाम का राजा है, एंड ही इज़ जस्ट एन्जॉइंग हिज लाइफ, ही इज़ जस्ट living an extravagant life, and the real power lies with the manager who he has appointed. सिमिलरली बहादुर शाह के बाद जो भी राजा आए उनका कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा वीक था। वो एक एबल रूलर कहलाने के लायक नहीं थे, जिनके कारण मुग़ल एम्पायर और ज़्यादा डिक्लाइन होना शुरू कर दिया। ये पॉसिबल था कि बहादुर शाह में भी एम्पायर को रिवाइव करने में कामयाब हो जाता, लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब होता 1712 में उसका देहांत हो गया, और उसके बाद आने वाले रूलर्स एबल रूलर्स नहीं थे। कैरेक्टर उनका काफ़ी ज़्यादा वीक था, काफ़ी ज़्यादा अय्याश किस्म के और एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ, लग्जरियस लाइफ जीने वाले किंग्स उसके बाद इमर्ज होकर आए, जिसके कारण अब जो किंग है वो बस प्यादा बनकर रह गया, और जो रियल पावर है, रियल कंटेस्ट ऑफ पावर्स है, वो नोबल्स के बीच में होने लगा। इसी तरीके से जहांदर शाह गद्दी पर बैठा किस नोबेल के सपोर्ट से? जुल्फ़िकार खान, जो कि एनसीईआरटी कह रहा है कि ही वॉज द मोस्ट पावरफुल नोबेल ऑफ दैट टाइम। तो जुल्फ़िकार खान के सपोर्ट से जहांदर शाह गद्दी पर बैठता है। एंड नाउ एनसीईआरटी इज डिफाइनिंग द कैरेक्टर स्केच ऑफ जहांदर शाह। तो एनसीईआरटी सेज दैट जहांदर शाह वॉज अ वीक एंड डीजेनरेट प्रिंस एंड ही होली डिवोटेड टू प्लेजर। ही लैक्ड गुड मैनर्स एंड डिग्निटी एंड डिसेंसी। मीन्स जो कि हमने एग्जाम्पल देखा कि वो सिर्फ और सिर्फ प्लेजर के पीछे भाग रहा था। ही वॉन्टेड टू लीव अ लाइफ ऑफ लग्जरी। जहाँ अंदर कह रहा था कि हमको तो भाई बस फॉर्च्यूनर और थार दिला दो, हमको अपना काफिला लेके रोड पर निकलना है, पार्टी करना है, डेली पैसा उड़ाना है, खर्च करना है, बाकी तुम जो समस्या है वो समझ लो भाई। एंड कौन ये समस्या समझेगा? जुल्फ़िकार खान। और यहाँ तक ही नहीं कि वो सिर्फ प्लेजर का लाइफ जीना चाह रहा था, ही ऑल्सो लैक्ड गुड मैनर्स एंड डिग्निटी एंड डिसेंसी। तो जहांदर शाह के राइन में इसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कम्प्लीटली किसके हाथ में था? एक्सट्रीमली कैपेबल एंड एनर्जेटिक जुल्फ़िकार खान। जुल्फ़िकार खान, जिसको कि एनसीईआरटी डिफाइन कर रहा है कि वो एक एक्सट्रीमली कैपेबल और एनर्जेटिक इंसान था, बहुत ही ज़्यादा काबिल और फुर्तीला इंसान था जुल्फ़िकार खान, जो कि जहांदर शाह का वज़ीर बना। वज़ीर को हम लोग आज के टाइम के प्राइम मिनिस्टर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और राजा को आज के टाइम के प्रेसिडेंट के साथ। हालांकि आज के टाइम के प्रेसिडेंट के पास बस कहने भर को नॉमिनल पावर है, हालांकि उस टाइम राजा के पास बहुत ज़्यादा पावर था। लेकिन जहांदर शाह उस पावर को किसको दे दिया? अपने वज़ीर को दे दिया, और बोला कि भाई तुम देखते रहो, एडमिनिस्ट्रेशन संभालते रहो। जुल्फ़िकार खान वज़ीर बनने के बाद डिसाइड करता है कि एम्पायर को दोबारा से रिवाइव करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए राजपूत राजा के साथ और मराठा सरदार के साथ फ्रेंडली रिलेशंस इस्टेब्लिश करना काफ़ी ज़रूरी है। तो वो इसकी ओर काम करने लगा। एंड दिस पॉलिसी वॉज नॉट ओनली अडॉप्टेड टू स्ट्रेंथन द एम्पायर, दिस पॉलिसी ही अडॉप्टेड ऑल्सो टू स्ट्रेंथन हिज ओन पोजिशन एट द कोर्ट। है ना? इससे इमेज क्या क्रिएट होगा कि जुल्फ़िकार खान पावर में आया, और पावर में आने के बाद उसने राजपूत के साथ दोस्ती बना लिया, मराठास के साथ दोस्ती बना लिया। ही इज़ जस्ट अ वेरी वाइज, अ वेरी एबल पर्सन। दिस इमेज विल बी क्रिएटेड अगर वो ये करने में पॉसिबल होता है, जिसके कारण उसका वर्चस्व, उसका रुतबा कोर्ट में इंक्रीज होगा। तो राजपूत के साथ और मराठास के साथ फ्रेंडली रिलेशंस इस्टेब्लिश करने के लिए उसने औरंगज़ेब के पॉलिसीज़ को रिवर्स करना शुरू किया। जो हेटेड जजिया टैक्स था उसको भी इसने अबॉलिश किया। जजिया वो द टैक्स विच वॉज यूज टू बी इम्पोज ऑन नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट और टेरिटरी। जजिया एक टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता था। एक तरीके का ये भी एक सिक्योरिटी टैक्स था जो कि उनको देना होता था अगर वो इस मुस्लिम स्टेट में रहकर अपने रिलीजन को परस्यू करना चाहते हो, फॉलो करना चाहते हैं, तो ये टैक्स देना पड़ता था। ये टैक्स औरंगज़ेब के द्वारा इम्पोज किया गया था।
हालांकि जुल्फ़िकार खान रिवर्स्ड दिस पॉलिसी, अबॉलिश कर दिया जजिया को। फिर राजपूत के राजा जयसिंह को उसने टाइटल दे दिया मिर्ज़ा राजा सवाई का, यानी कि जयसिंह अब जाने लगे मिर्ज़ा राजा सवाई जयसिंह के साथ। इट वॉज अ सिम्बॉलिक जेस्चर। आप सोच रहे होगे कि मिर्ज़ा राजा सवाई कहने से क्या हुआ। इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज, इट वॉज जस्ट अ सिम्बॉलिक जेस्चर that we want to establish friendly relation with you, we are with you, we are in support with you। ये मैसेज बस देना था। जुल्फ़िकार खान ने जयसिंह को मिर्ज़ा राजा सवाई का टाइटल दिया, जो कि आमेर का किंग था, और उसने साथ ही साथ मिर्ज़ा राजा सवाई को मालवा का गवर्नर यानी कि सूबेदार अपॉइंट कर दिया। हमने देखा था कि ये डिमांड राजपूतों ने बहादुर शाह के टाइम पर ही रखा था। जुल्फ़िकार खान पावर में आने के बाद इस डिमांड को फुलफ़िल करता है। उसी तरीके से अजीत सिंह को, जो कि मारवाड़ के किंग थे, उनको उसने महाराजा के टाइटल से अवॉर्ड किया। और साथ ही साथ अजीत सिंह को गुजरात का गवर्नर यानी कि सूबेदार बना दिया। यानी कि राजपूत के जो डिमांड जिसको बहादुर शाह ने फुलफ़िल नहीं किया था, उस डिमांड को जुल्फ़िकार खान ने फुलफ़िल किया। उसके बाद जुल्फ़िकार खान ने मराठा किंग्स को चौथ और सरदेशमुखी दोनों मराठा सरदार्स को दे दिया डेक्कन रीजन का, है ना। ये एग्रीमेंट किसने किया था? दौद खान पन्नी, जो कि डेक्कन का गवर्नर था, सूबेदार था। वो एग्रीमेंट पर पहुंचा था मराठास के साथ कि मराठास को चौथ और सरदेशमुखी दोनों दे दिया जाएगा। हालांकि उसने एक और कंडीशन लगाया जुल्फ़िकार खान ने कि चौथ और सरदेशमुखी दोनों हम देने को तैयार है डेक्कन रीजन का। हालांकि ये जो टैक्स है इनको मराठास ऑफिशियल्स, या मराठा होगा, उनको मराठा ऑफिशियल्स कलेक्ट नहीं करेंगे। इन टैक्स को मुग़ल एम्पायर के ऑफिशियल्स कलेक्ट करेंगे और उसके बाद मुग़ल ऑफिशियल्स ये टैक्स मराठा ऑफिशियल्स को हैंड ओवर करेंगे। अब ऐसा उसने क्यों किया होगा? उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मान लो अगर मराठास डायरेक्टली आके डेक्कन रीजन से टैक्स कलेक्ट करेंगे तो डेक्कन रीजन में क्या मैसेज जाएगा कि ये मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आने वाला रीजन है और मराठास यहाँ आ रहे हैं और खुलेआम यहाँ से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये मुग़ल एम्पायर के इमेज को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुँचा सकता था। तो इसलिए जुल्फ़िकार खान ने डिसीजन लिया कि जो टैक्स है वो मुग़ल ऑफिशियल्स ही कलेक्ट करेंगे और बाद में उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा मराठास को। फिर जुल्फ़िकार खान भी जाट के साथ और बुंदेलास के साथ अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करने में कामयाब रहा। हालांकि सिख्स के साथ अभी भी ओल्ड पॉलिसी जो था सप्रेशन का, वो अभी भी कंटिन्यू रहा। फिर जुल्फ़िकार खान ने फोकस किया एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। उसने एम्पायर के फाइनेंसेस को, फिनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने का काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया। कैसे कोशिश किया? जो रेकलेस ग्रोथ हो रहा था जागीर्स का और ऑफिसेस का, जो कि बहादुर शाह बहुत ज़्यादा रेकलेसली जागीर्स और प्रमोशंस और ऑफिसेस बांटे जा रहा था, उसके ऊपर कंट्रोल लाने का कोशिश किया। उसने मनसबदार्स को भी कंपेल किया कि आपका जो ऑफिशियल कोटा है ट्रूप्स का, उसको आप मेंटेन करें, उनके ऊपर प्रेशर डाला। अब ऑफिशियल कोटा ऑफ ट्रूप्स क्या है? कोटा यानी कि कितने नंबर ऑफ ट्रूप्स उनको मेंटेन करने हैं। तो मनसबदारी वाले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि एक मनसबदार को रैंक दिया जाता है, मनसब दिया जाता है। सपोज एक मनसबदार है, उसको रैंक दिया गया 2000 का, यानी कि द किंग अलाउड हिम टू मेंटेन 2000 सोल्जर्स ऑन बिहाफ ऑफ द किंग, यानी कि ये 2000 सोल्जर्स किंग के बिहाफ पे मेंटेन करेगा और इसके बदले में या तो उनको कैश में पेमेंट दिया जाएगा और या फिर उनको कोई जागीर दे दिया जाएगा, कोई लैंड का, ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस ज़मीन के टुकड़े से आने वाले रेवेन्यू से अपना खर्चा देख लो। अब एक मनसबदार ऐसे केस में क्या सोचेगा? राजा ने तो बोल दिया कि 2000 मेंटेन करना है, लेकिन वो सोचेगा कि हम 2000 नहीं मेंटेन करते हैं, 1500 मेंटेन करते हैं। राजा को क्या ही पता चलने वाला है। जो 500 बच गए, जो 500 सोल्जर के ऊपर जो खर्च बच गया मेरा, अब वो आ गया मेरे पास, जिससे हम जिएंगे अपना लग्जरियस लाइफ। तो जुल्फ़िकार खान पावर में आने के बाद इस चीज़ के ऊपर भी काम करना शुरू किया। उसने मनसब दास के ऊपर प्रेशर बनाया कि आप लोग अपने ऑफिशियल कोटा ऑफ ट्रूप्स को मेंटेन कीजिए। हालांकि एक गलत स्टेप जुल्फ़िकार खान के द्वारा ले लिया गया, जो कि था इजारा, या फिर जिसको हम लोग रेवेन्यू फार्मिंग कहते हैं।
पहले टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम मुगल एम्पायर में चलता था उसके तहत होता ये था कि गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली फार्मर से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर लेती थी। हालांकि इजारा सिस्टम के तहत, रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम के तहत अब सरकार क्या कर रही है, यानी कि अब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है कि उन्होंने रेवेन्यू फार्मर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करना शुरू कर दिया। उनको उसने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि ये लो, इतना एरिया का कॉन्ट्रैक्ट हम तुमको दे रहे हैं, इतने टेरिटरी का, इस एरिया से हमको 2,000 रुपये ला कर दो, अगर इससे एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लोगे तो बाकी सब तुम्हारा, हमको 2,000 रुपया चाहिए तो चाहिए। एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज रेवेन्यू फार्मिंग, यानी कि गवर्नमेंट बिगेन टू कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू फार्मर्स, जो कि क्या थे, मिडिल मैन थे, बिचौलिए थे। सरकार और फार्मर्स के बीच में आने वाले क्या थे, ये मिडिल मैन थे, जो कि सरकार के बिहाफ पे फार्मर से टैक्स कलेक्ट करेंगे और वापस सरकार को पास ऑन करेंगे वो फिक्स्ड अमाउंट जो कि उन सरकार के साथ उन्होंने डिसाइड किया होगा। इस सिस्टम के कारण पीजेंट्स का ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया, फार्मर्स का सिचुएशन बिगड़ता गया। ऐसे सिचुएशन में कोई भी रेवेन्यू फार्मर यही चाहेगा कि वो फार्मर से जितना ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर ले ताकि उसका खुद का इनकम बढ़ता रहे, क्योंकि उसको सरकार को 2,000 रुपये देने हैं। अगर वो 2,000 रुपये कलेक्ट करेगा तो उसको 2,000 के 2,000 पूरे देने पड़ेंगे, और अगर वो 3,000 कलेक्ट करेगा तो भी उसको 2,000 ही देने हैं, बाकी बचे 1,000 उसके हो गए। और अगर वो 4,000 कलेक्ट करेगा तो भी 2,000 ही देने हैं और बाकी बचे 2,000 उसके हो गए। तो ऑब्वियस सा बात है कि वो अपने इनकम को इंक्रीज़ करना चाहेगा और जिसके लिए वो फार्मर्स को अप्रेस करना शुरू करेगा। तो पीजेंट्स का सिचुएशन इस सिस्टम के कारण काफ़ी ज़्यादा बिगड़ता चला गया। अब आगे क्या सिचुएशन हो रहा है, अब जहांदर शाह अय्याश इंसान, लेट अस टेक अ रियल टाइम एग्जांपल, जहांदर शाह अय्याश बंदा, अब वो क्या कर रहा है, वो फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, थार में घूम रहा है, बहुत सारा 10, 15, 20, 50 दोस्त बनाए हुए हैं, सबके साथ बैठ रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। अब उसमें से उसके दोस्तों ने उसको बोलना शुरू कर दिया कि भैया आप तो थार में फॉर्च्यूनर में घूम रहे हो, कहने को तो आप राजा हो, हालांकि आपका तो वैल्यू ही नहीं है, आपका तो कोई बात ही नहीं सुन रहा है, सब तो सुनते हैं जुल्फ़िकार खान के, आप तो बस कहने को राजा हो, आपका कोई वैल्यू नहीं है। और जहांदर शाह ठहरा वीक माइंडेड, प्लेजर लविंग एंड इल मैनर्ड इंसान। अब वो अपने दोस्तों की बातों में आ गया, लोगों की बातों में आ गया, और वो अपने वज़ीर के ऊपर ट्रस्ट करना और उसके साथ कोऑपरेट करना कम करना शुरू कर दिया। मीन्स जहांदर शाह did not give Zulfikar Khan his trust and cooperation in full measure. The emperor's ears were poisoned against Zulfikar Khan by unscrupulous favorites. He was told that his wazir was becoming too powerful and ambitious and might even overthrow the emperor himself. उसके कान इस तरीके से भर दिए गए कि जुल्फ़िकार खान जो उसका वज़ीर है वो इतना पावरफुल होता जा रहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि वो राजा को ही गद्दी से हटाकर ओवरथ्रो कर देगा, फेंक देगा। और इस समय तक रियलिटी में जुल्फ़िकार खान का जो स्टैच्यूट था, जो उसका पोजीशन था राजा के कोर्ट में, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था। जुल्फ़िकार खान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, क्योंकि इस समय तक वो मराठास के साथ और राजपूत के साथ एक अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश करने में, दोस्ती बनाने में, अपना रुतबा बढ़ाने में कामयाब हो चुका था। और क्योंकि जुल्फ़िकार खान इतना पावरफुल हो चुका था और राजा जो था यानी कि जहांदर शाह जो था वो एक डरपोक किस्म का कावर्ड एम्परर था, डरपोक किस्म का इंसान था। वो अपना इतना हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कि वो वज़ीर को डायरेक्टली डिसमिस कर पाए, अपने पद से हटा पाए। इसके बदले वो क्या करने लगा, उसके खिलाफ साजिश रचने लगा सीक्रेटली। ही बिगैन टू इंट्रीग अगेंस्ट हिम सीक्रेटली। और एनसीईआरटी कह रहा है कि इस सिचुएशन से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एक हेल्दी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ भी नहीं हो सकता था। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो कि अभी एक हेल्दी पोजीशन में था मुग़ल एम्पायर का, उसके लिए ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव साबित हुआ। एक राजा अपने खुद के वज़ीर के लिए इंट्रीग कर रहा है, साजिश रच रहा है, जिसके कारण मॉरल फाइबर्स कमज़ोर हो रहे हैं एम्पायर के, जिसके कारण एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन और या कह ले तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स के बीच में ट्रस्ट और कोऑपरेशन ब्रेक डाउन हो रहा है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो प्लीज़ subscribe my channel to keep updated about my future posts. Thank you everyone for watching my video.